हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक सर एसएसटी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी। क्लास 9th एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको दिया गया है कि इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, और आगे आपका लिखा हुआ है कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइम के घटना के बारे में जो है हम टोटल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, जो बाद में हम जिसके बारे में जो है बाद में इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इस डेट को यानी 14 जुलाई 1789 को आखिर कौन सी ऐसी घटना हुई थी और क्यों ये जो है इतना फेमस इवेंट हो चुका है इस चैप्टर का। देखिए, सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्रिएट होता है कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ, यानी क्या हुआ था इस दिन और कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो है फ्रांस की कहानी है। इस 14 जुलाई 1789 को कुछ लोगों ने, कुछ 7,000 लोगों ने जो है क्या किया था, ये जो प्रिजन था, एक प्रिजन वहाँ पर फ्रांस में जो है जिसका नाम था बास्तिल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको जो है क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, क्यों किया था, क्यों किले को ध्वस्त किया गया था, क्यों इस बास्तिल नामक किले को ध्वस्त किया गया था, इसमें हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आखिर में बास्तिल था क्या, ये सभी चीज़ें जो है हम जानेंगे। ठीक है, और उस टाइम पर जो पेरिस में जो, और पेरिस के गाँव में, ठीक है, फ्रांस के गाँव में जो है कौन से दंगे हो रहे थे, क्या चीज़ें हो रही थी, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यही क्रिएट होता है कि वाई ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, यानी ये सभी चीज़ें आखिर में हुई तो हुई क्यों, क्या कारण था इसके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में कि फ्रांस की सोसाइटी आखिर में कैसी थी। देखिए, यहाँ पर हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, वहाँ पर क्या था उस टाइम पर कि जो फ्रांस का समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में आपके आते थे क्लर्जी, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जी आते थे, सेकेंड में आते थे आपके नोबिलिटी, और थर्ड में आते थे आपके पीजेंट्स, मर्चेंट, टैक्स, पीजेंट, मर्चेंट्स और अन्य जो कह सकते हैं आम लोग जो थे, वो लोग सभी लोग आते थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ठीक है, बाय बर्थ कुछ जो है प्रिविलेजेज इनको मिले हुए थे, जैसे कि इनको जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना था। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, किसी भी प्रकार का टैक्स इनको नहीं देना होता था। हालांकि इनकी संख्या जो थी वह, मतलब ये माइनॉरिटी में थे फ्रांस की सोसाइटी में, फ्रांस में। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जिसमें जो है पीजेंट्स थे, किसान, व्यापारी और अन्य जो लेबर्स थे, मजदूर, महिलाएं, जो आम लोग थे, आम इंसान थे, ये जो है यहाँ पर ज़्यादा थी, इनकी संख्या जो है 90% थी, मतलब ये मेजोरिटी में थे। या फिर हम यूँ कहें कि ज़्यादातर जो लैंड्स वगैरह थे, ज़्यादातर जो चीज़ें थी, वह जो है ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ही थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा भी है कि 16% लैंड जो है वो चर्च के अंडर में था, चर्च के कंट्रोल में था। थर्ड स्टेट के लोगों के पास जो है बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। तो होता क्या है बेसिकली, 1774 में जो लुई 16 थे, या बर्बन फैमिली से, बर्बन डायनेस्टी, जैसे उस टाइम पर जो है एम्पायर हुआ करते थे, तो बर्बन डायनेस्टी से जो है ये बिलोंग करते थे। 1774 में जो ये लुई 16 थे, बर्बन फैमिली के, इनकी शादी जो है मात्र 20 साल की उम्र में, 20 ईयर्स जब ओल्ड थे ये, तो इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे जो है हुआ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैरी एंटोनेट से जो है इनकी शादी होती है। ठीक है, और जब यह जो है सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, ठीक है, जब ये थ्रोन पर आते हैं, जब थ्रोन पर काबिज होते हैं, सिंहासन पर काबिज होते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ का जो खजाना है वह बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो खजाना आखिर में खाली क्यों था,
इसके पीछे का कारण क्या था, तो आइए उसको जानते हैं हम। तो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो फ्रांस में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि थर्ड स्टेट के जो लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना था, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको सभी टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को बाय बर्थ जो है बहुत सारे विशेषाधिकार मिल जाते थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में जन्म ले लिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का है, तो उनको जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना था, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको कोई भी जो है विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है, बाय बर्थ उनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए थे। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको जो है टीथिस नामक टैक्स जो है उनको देना पड़ता था। और यह एक ऐसा टैक्स था ये जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था। और चर्च क्या करता था कि यह जो है अपना मतलब जो भी वहाँ के लोग थे थर्ड स्टेट के, वो जितने भी फसलें जो है उगाते थे उसका 1/10, ठीक है, टोटल प्रोड्यूस जो था उसका 1/10 यानी हम कहें 10% जो है उनको टैक्स के रूप में, टीथिस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता, चर्च को देना पड़ता था। और ये जो टाइले नामक टैक्स था, ये टैक्स जो है डायरेक्टली किसको दिया जाता था, डायरेक्टली जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स थे जो थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे, ठीक है। बहुत सारा टैक्स का बर्डन था इनके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए साल्ट टैक्स, हाउस टैक्स, ये सभी टैक्सेस थे, ओके। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर में जब लुई 16 सिंहासन पर जो है आरूढ़ होते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं लुई 15 के बाद, तो क्या कारण था जिसके कारण जो है फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वार, लंबे समय तक जो है युद्ध में व्यस्त रहता था, युद्ध में बिजी रहता था फ्रांस, ठीक है। अब युद्ध लड़ने के लिए तो पैसे वगैरह चाहिए ही, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आर्मी के लिए, वेपन्स के लिए, ठीक है, और अन्य भी बहुत सारे जो है चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कोई भी युद्ध जो है बिना पैसे के नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है। तो इसके कारण जितने भी रिसोर्सेज थे वह ड्रेन होने लगे, जितने भी पैसे थे, खजाना था, ठीक है, वो खाली होने लगा धीरे धीरे, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। दूसरा कारण क्या था कि जो मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलिस, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, मैंने बताया है कि जो कोर्ट था, वहाँ का जो दरबार था, जो महल थे, ठीक है, वर्साइलिस में, फ्रांस में जो है वर्साइलिस नामक एक सिटी थी, ठीक है, वहाँ पर जो दरबार था राजाओं का जो है, या राजा का, ठीक है, तो उनके दरबार को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी जो है दरबारी हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके खर्चे के लिए जो है पैसे की ज़रूरत होती थी, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। तीसरा कारण यह था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि जैसे इंडिया जो है पहले ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी है, कॉलोनी थी, उस टाइम पर अमेरिका में जो है ब्रिटेन की 13 कॉलोनी थी, ठीक है। तो ब्रिटेन की 13 कॉलोनी जो थी अमेरिका में, उसको आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया था, ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया। और इन दोनों लोगों ने जो है मिल करके क्या किया, इनके जो कॉमन एनिमी थे, यानी फ्रांस और अमेरिका दोनों की जो है ये कॉमन एनिमी थे ब्रिटेन, ठीक है, इनको मिल करके हरा देते हैं, और उनकी यानी ब्रिटेन की जो अमेरिका में 13 कॉलोनी थी उसको स्वतंत्र कराने में ये लोग सफलता हासिल करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांस पर जो है 2 बिलियन लिब्रेस क्या था वहाँ का, लिवर्स का मतलब क्या है कि यह वहाँ की जो है यूनिट करेंसी थी, वहाँ की मुद्रा थी फ्रांस की, ठीक है। तो 2 बिलियन का कर्ज जो है इसके ऊपर हो चुका था, ठीक है। और ये जो कर्ज लिया हुआ था, इसने जो है फ्रांस ने युद्ध वगैरह लड़ने के लिए, या भी जो है जो भी कोर्ट को मेंटेन करने के लिए जिससे भी लिया हुआ था, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था इनको। तो जो भी जो है रेवेन्यू आता था फ्रांस में जो है फ्रांस से, वो उस रेवेन्यू का ज़्यादातर परसेंटेज जो है लोन को पे करने में, इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता था। लगभग जो है 10% जो है इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता था फ्रांस को, जिससे भी जो है इसने लोन लिया था, ठीक है। बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा टैक्स का पैसा जो था बहुत ही बड़ी मात्रा में लोन के इंटरेस्ट को पे करने में, लोन को पे करने में चला जाता था।
तो ये हो गया आपका फोर्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न क्या था? फिफ्थ रीज़न ये था कि रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, बहुत सारे अन्य भी खर्चे थे। ठीक है, रेगुलर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे, जैसे कि आर्मी थी, आर्मी के लोगों को सैलरी चाहिए, कोर्ट को जो है, कोर्ट में जो भी लोग थे, जो भी मंत्री वगैरह थे, जो भी अन्य ऑफिसर्स थे, उनको सैलरी देनी होती थी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको रन करने के लिए जो है पैसे की ज़रूरत होती थी। तो इसमें जो है बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। ठीक है, और टैक्स देने वाले लोग कौन थे? टैक्स देने वाले केवल थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जो थे वह टैक्स पे नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि किंग को, यानी राजा जो लुई 16 था, फ्रांस का जो राजा था, ठीक है, बर्बन फैमिली का, उसके ऊपर दबाव बढ़ाया गया कि आप क्या करिए, टैक्स को बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमने देखा कि राजा के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो टैक्स को जो है जल्दी से जल्दी बढ़ाए। ठीक है, तो आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि राजा ने जो है क्या किया टैक्स को बढ़ाने के लिए, कौन सी प्लानिंग की, कौन से स्टेप लिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब होता है जीवन जीने के लिए संघर्ष। ठीक है, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है आर्थिक संकट। तो आखिर में ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था और ये स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या था, ये सभी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और अगर आपको चैनल ये हमारा कंटेंट जो है, ये हमारा जो वीडियो है अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।